बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 503 का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है शॉर्ट सा होगा, जनरल से जैसे इसके अंदर कोई बातें होंगी, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें बताया जाएगा कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज वगैरह थी वो कैसे इवॉल्व हुई, शुरू में कैसे मैनेजमेंट को लिया जाता था और आजकल के ज़माने में कैसे लिया जाता है। MCQs ही जैसे इसमें से आप लोगों के आ सकते हैं, बाकी इसमें से आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग तो आ नहीं सकते। वैसे भी आप लोगों की इस साल की जो पेपर स्कीम है वो तो है भी जस्ट MCQs बेस्ड। आगे फ्यूचर में देखा जाएगा कि वो MCQs बेस्ड होते हैं या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। अच्छा, आजकल के ज़माने का अगर हम लोग देखें तो दुनिया के एक हिस्से में जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप लोग उसको इजीली आगे शेयर कर सकते हैं। हमारे पूरे अर्थ जो एक प्लेनेट है इसमें कहीं भी आप लोग फ़ौरन से शेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे जैसे कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हमारा हर काम चेंज हो जाता है। इवन हमारी मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, मैनेजमेंट की भी एक हिस्ट्री है। मैनेजमेंट का दूसरी जो फील्ड की स्टडी है उनके साथ काफ़ी कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स के साथ। एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या होता है इसका ताल्लुक? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोसाइटीज़ को स्टडी करना, जो फिर आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप इंसानों के बारे में सीख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को जान सकते हैं। हर इंसान जो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के रहने वाले, उनकी बुनियादी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको आप लोग डिफरेंसेस को देख सकते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स होते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग कल्चरल डिफरेंसेस को, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स के डिफरेंसेस को देखते हैं सोसाइटीज़ को स्टडी करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, उसको एलोकेट करना और उनको आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, और किसी भी मुल्क की मईशत कैसे चेंज होती है, कितना कंपटीशन है, फ्री मार्केट को समझना, इन सारी चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये सारे आप लोगों के MCQs है। फिलॉसफी होती है जिसमें हम लोग चीज़ों की नेचर को हम लोग देखते हैं, खासतौर पर हम लोग वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इंडिविजुअल्स हों या ग्रुप्स हों, उनका एक पूरे सियासी माहौल के अंदर किस किस्म का बिहेवियर है, इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। किस किस्म के कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, पावर किसके हाथ में देनी है, किसके हाथ में नहीं देनी, सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक पावर को मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम लोग लोगों के या जानवरों के बिहेवियर के अंदर आने वाले चेंज को मेजर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, या टोटली जितना बिहेवियर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि कोई इंसान अपने दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे उसका किस किस्म का रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग चेक करें तो जो हमारा बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पढ़ा था। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कोई हज़ारों साल पहले भी जो मैनेजमेंट है वो मौजूद थी, उसके मुताबिक मैनेजमेंट के मुताबिक ही प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे। और भी बहुत सारी शुरू की हमें मैनेजमेंट की प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं। असेंबली लाइन्स बनाई गई, अकाउंटिंग सिस्टम बनाए गए, पर्सनल फंक्शंस के लिए भी मुख्तलिफ किस्म की मैनेजमेंट बनाएगी, मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आजकल, इसी तरह की पुराने ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो उस वक्त भी मैनेजमेंट मौजूद थी। एडम स्मिथ हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने बताया था कि जब लेबर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर के हमारी माशी तौर पे बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंड सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी एक हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह सेट हो गई जब, तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। मशीन पावर आ गई, मशीन को यूज़ करना, उसको लेबर्स को पहले डिवाइड करना, उनको मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स पे लगाना,
بڑی بڑی فیکٹریز کو بنانا تاکہ وہ ایفیشینٹلی کام کر سکے. تو ان ساری چیزوں میں پلان کرنا, چیزوں کو آرگنائز کرنا, پھر لیڈ کرنا اور کنٹرول کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا. تو اس وقت بھی ہمیں مینجمنٹ کی ہی ضرورت پڑی تھی. پھر شروع کے جو مینجمنٹ آئیڈیاز تھے وہ آئے کیسے تھے, مینجمنٹ کی تھیوریز کیسے ایوالو ہوئی تھیں. 1800 کے شروع میں ہی مینجمنٹ کے جو فنکشنز تھے وہ شروع ہو گئے تھے, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ وغیرہ. تو 1800 کے شروع سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. پھر 1800 کے اینڈ پہ ہمیں پری کلاسیکل کانٹریبیوٹرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں یہ سارے آپ لوگوں کے 3 MCQs بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تھے رابرٹ اوون. رابرٹ اوون نے یہ کہا تھا کہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے کام سے ریلیٹڈ اور ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہے کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ کنسرن تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرف کافی توجہ دینی چاہیے, خاص طور پہ وہ والے ورکر جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو رابرٹ اوون کا یہ کام تھا. اس کے بعد چارلس بیبیج, ان کو فادر آف ماڈرن کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کمپیوٹرز کو انہوں نے ہی انوینٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارا جس بھی چیز میں دماغی کام ہوتا ہے, جب ہم لوگ مینٹل ورک کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں اس کام میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اسپیشلائزیشن حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے بھی مینجمنٹ کا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ انہوں نے پروفٹ شیئرنگ کا کنسیپٹ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی آپ لوگ پروفٹس وغیرہ لیتے ہیں اس کو آپ لوگ شیئر بھی کیا کریں. جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ آپ لوگ شیئر کیا کریں. اس کے بعد ہنری ای ٹاؤن تھے. انہوں نے ایک پوری سائنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے مینجمنٹ کی, اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. مینجمنٹ پرنسپلس بھی انہوں نے ہی ڈیولپ کیے تھے. پری کلاسیکل کانٹریبیوٹرز میں جو ایفرٹس تھیں وہ الگ الگ تھیں, ان ساری ایفرٹس کو کمبائن نہیں کیا گیا تھا, وہ فریگمنٹری تھیں. ایفرٹس پھر بعد میں آئیں اور مختلف قسم کے سولوشنز اور ٹیکنیکس کو ڈیولپ کیا گیا, اور یہاں سے پھر میجر مینجمنٹ کی تھیوریز ہمیں آگے دیکھنے کو ملتی ہیں. یہیں سے پھر میجر مینجمنٹ کی تھیوریز آگے بنائی گئی تھیں. تو یہ اس میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا وہی آپ لوگوں کے سارے MCQs ہیں. 2 سے 3 دفعہ آپ لوگ ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو بڑے اچھے طرح سے یہ یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا اس میں ہم لوگ مزید چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.